हेलो भाइयों, आज हम बात करते हैं मृदा के ऊपर। भारत में कितनी प्रकार की मृदाएं पाई जाती हैं और किस जगह पाई जाती है। ठीक है, हमारा जो आज का चैप्टर है सोइल, ये मृदा, जिसमें हम फसलों को उगाते हैं, वो क्या होगी हमारी मृदा। ठीक है, अब हम भारत में कितनी प्रकार की मृदा उगाते हैं। देखो, हमारे भारत में जो है 8 प्रकार की मृदा बताई गई हैं ICAR के अंतर्गत। एक संस्था है एग्रीकल्चर की, जो ICAR, इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च के अनुसार जो भारत में मृदा जो बताई गई हैं वो 8 बताई गई हैं। 8 प्रकार की क्या है मृदा को बताया है। अब वो 8 प्रकार की मृदा कौन कौन सी है, इसको हम यहाँ लिख लेते हैं, जिसको आपको समझ में आएगा। 8 प्रकार की मृदा कौन कौन सी है हमारे पास। मैं इसको एक मैप भी बना देता हूँ, जिससे कि आपको मैप में साथ साथ में आपको मैप में भी बताता चलूँगा। ठीक है, ICAR के अंतर्गत पता लग गया। हाँ, ICAR के अंतर्गत 1963 में 8 प्रकार की ICAR, ठीक है, 1963 में ICAR इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर ने 8 प्रकार की यह मृदा को बताया है भारत के अंदर। ठीक है, इसको मैं यहाँ पर भारत का नक्शा बना दूँ। द लोकेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, ये ठीक है, ये हमारा इंडिया बन गया। ये हमारा इंडिया बन के तैयार हो गया। सही बनाया भाइयों, ये ठीक है। ये हमारे द्वीप हो गए, ये द्वीप हो गए, ये हमारा अंडमान निकोबार हो गया द्वीप समूह। ठीक है, अब ये वाला जो क्षेत्र है हमारे पास, ये वाला जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में क्या है, इस क्षेत्र को जो मैं मार्क कर रहा हूँ, इस क्षेत्र में कौन सी मृदा पाई जाती है, इधर मैं लिखता जाता हूँ एक साथ में साथ, जिससे कि आपको पता चलता रहे। ये मृदा जो है भारत के अंदर पहाड़ी क्षेत्र में क्या है, पर्वतीय मृदा देखने को मिलती है। ये जो पहाड़ी क्षेत्र जो है, इस मृदा को हम पर्वतीय मृदा बोलते हैं, जो हमें पहाड़ी क्षेत्र में देखने को मिलती है। नंबर 1 मृदा हो गई पर्वतीय मृदा। ठीक है, अब नंबर 2 बात कर लेते हैं हम लेटेराइट मृदा। नंबर 2 लेटेराइट मृदा। नंबर 3 काली मृदा। ठीक है, अब लेटेराइट मृदा के बारे में हम बात बताते हैं भाई। लेटेराइट मृदा आपने देखा होगा, जिस जगह वर्षा, जिस स्थान पे वर्षा अधिक होती है, और वहाँ क्या है, पानी भरा रहता है, तो उसके कारण जो उस वहाँ पर जो मृदा पाई जाती है, किस प्रकार की पाई जाती है, जब पानी भरा होगा तो वहाँ पोषक तत्वों की कमी होगी। पोषक तत्वों की कमी जब ह्रास होगा तो वहाँ क्या होगी, मृदा एक प्रकार से लेटरेट मृदा का रूप में बदल जाती है, जिसमें जिस मृदा में पोषक तत्वों की कमी होती है, वहाँ वो मृदा की लेटरेट मृदा कहलाती है। ये जो हमारा एरिया है, ये इस वाला एरिया, इस एरिया में, और यहाँ पर भी हल्का सा एरिया है, जिस एरिया में क्या है, लेटरेट मृदा देखने को मिलती है। ये एरियाज जो है, इस एरियाज में हमें लेटरेट मृदा देखने को मिलती है। ये मध्य प्रदेश वाला एरिया, ये मणिपुर या चेरापूंजी वाला जो एरिया जो है, उस एरियाज में क्या है, हमें लेटरेट मृदा देखने को मिलती है। अब काली मृदा, दूसरी काली मृदा हो गई। तीसरी जलोढ़ मृदा।
एक, दो, तीन, तीन, चार। ठीक है, अब हम जलोढ़ मृदा के बारे में बात कर लेते हैं। जलोढ़ मृदा का जो निर्माण जो है, अब मैं आपको एक बात बताता हूँ यहाँ पर। जलोढ़ मृदा जो है उसका जो निर्माण जो है, ये हमारे क्या हुआ है, ये हमारा पहाड़ बन के क्या है, रेडी हो गया। ठीक है, और इन पहाड़ों से निकलने वाली नदियाँ, इस पहाड़ों से निकलने वाली नदियाँ जो क्या है, एक यहाँ पर मुहाने पाके के गिरती हैं। इन गिरने के बाद ये क्या होती है, यहाँ से आगे बढ़ती हैं, और जो पर्वत से मृदा है उस मृदा को ला के क्या है, ये इस नदियों के किनारे पे क्या है, इकट्ठा कर देती हैं। ये क्या इकट्ठा कर देती हैं, और इस मृदा को क्या कहते हैं हम, जलोढ़ मृदा कहते हैं। ठीक है, इस मृदा से क्या है, नदियों द्वारा जो नदियों की जो अपरदन से मृदा का निर्माण होता है, उस मृदा को हम जलोढ़ मृदा कहते हैं। ठीक है, और ये जो मृदा जो है दो प्रकार की होती है। नंबर एक मृदा जो जिसे हम खादर बोलते हैं, नंबर दूसरी जिसे हम बागर मृदा बोलते हैं। ठीक है, खादर मृदा, वह मृदा, इसको हम एक प्रकार से क्या है, नवीन मृदा भी बोल सकते हैं। इस मृदा को हम पुरानी मृदा भी बोल सकते हैं, पुरानी जलोढ़ मृदा। ठीक है, बागर मृदा को हम पुरानी जलोढ़ मृदा भी बोल सकते हैं। जो नदी के जस्ट पास में होती है उस मृदा को हम खादर मृदा बोलते हैं, क्योंकि ये मृदा जो पहाड़ से आई है वो जस्ट नदियों के क्या है, ज्यादा भरा पानी के भराव होने के पास ये मृदा क्या है, नदियों से इधर आके क्या है, इकट्ठा हो गई है। और यही मृदा क्या है, बाद में हवाओं के द्वारा या चल के क्या है, ये मृदा उड़ के क्या है, यहाँ से इधर की तरफ ये आ जाती है। इधर ये नदियों से कुछ दूरी पे जो मृदा जो होती है वो क्या होती है, एक प्रकार से बादल मृदा बन जाती है। वो क्या होती है, पुरानी मृदा। यहाँ नदियों के किनारे क्या है, नई मृदाएं इकट्ठी होती रहती है, जिसे हम बागर मृदा कहते हैं। ये मृदा बहुत ही उपजाऊ होती है, इसमें क्या है, कृषि बहुत ही अच्छी तरीके से। तो आपने देखा ये पहाड़ी क्षेत्र जो इस पहाड़ क्षेत्र से निकलने वाली नदियाँ जो गंगा के, ब्रह्मपुत्र या यमुना नदियाँ निकलती हैं, इस नदियाँ ये क्या है, ये हमारे ये उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, इन क्षेत्रों से क्या निकल रही। तो ये तो हम आपको बताएं, इन क्षेत्रों में पाई जाने वाली मृदा एक प्रकार से उत्तर प्रदेश, मैंने ये लोकेशन आपको बना दिया, ये डिलीट हो रहा है यार। ठीक है, अब ये जो एरियाज जो है पंजाब हरियाणा और ये एरिया, इस एरिया में क्या है, हमें देखने को कौन सी मृदा मिलती, जलोढ़ मृदा देखने को मिलती है। जलोढ़ मृदा देखने को मिलती है। ये जो एरियाज जो है, जितना मैं मार्किंग कर रहा हूँ, ये उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ठीक है, मध्य प्रदेश, इस एरिया में क्या हमें एक प्रकार से जलोढ़ मृदा देखने को मिलती है। ठीक है, मैं यहाँ पर भी लिख देता हूँ एक प्रकार, यहाँ लिखाइए, चलो कोई बात नहीं, जलोढ़ मृदा। अब जलोढ़ मृदा के बाद हमारे पास जो मृदाएं जो आती हैं वो कौन सी मृदा है, मरुस्थलीय मृदा। मरुस्थलीय मृदा, मरुस्थलीय मृदा, मरुस्थलीय मृदा, ठीक है, मरुस्थलीय मृदा। ये मृदा क्या है, आपने देखा होगा, जहाँ ये मृदा, मरुस्थलीय मृदा जो है रेगिस्तान के क्षेत्र में क्या ये मृदा देखने को मिलती है, जहाँ हवाएं चलती हैं, जहाँ ज़्यादा पवनें चलती हैं, वहाँ हमें अधिकतर मरुस्थलीय मृदा देखने को मिलती है। और जहाँ एक प्रकार से पेड़ पौधे कम हो और वर्षा कम हो, जहाँ वर्षा ही नहीं होती, उस स्थान पर क्या मरुस्थलीय मृदा देखने को मिलती है। अब एक मैं यहाँ मरुस्थलीय मृदा का एक राजस्थान का एक शहर बताता हूँ आपको, श्रीनगर, श्रीगंगानगर। मरुस्थल में रेगिस्तान के अंदर एक श्रीगंगानगर शहर है। श्रीगंगानगर शहर है जिसने, रेगिस्तान का ये पहला शहर है जिसने ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या है, भाग लिया, जिसने ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या है, भाग लिया। और भाग कैसे लिया, जब वहाँ पानी नहीं है रेगिस्तान में, तो उसने कैसे ग्रीन रेवोल्यूशन में भाग ले लिया,
इसका भी एक कारण है जिसे मैं आपको बताता हूँ। इन मरुस्थलीय मृदा रेगिस्तान, ठीक है, रेगिस्तान के क्षेत्र में पाई जाती है। रेगिस्तान के क्षेत्र में एक नदी है, इंदिरा नदी, इंदिरा गांधी नहर है, ठीक है। इस नहर, ये नहर जो श्री गंगानगर से होकर के गुजरती है, जिसके कारण यहाँ पानी की क्या है, इस नदी के द्वारा पानी की क्या है यहाँ उपलब्धता है, जिस वजह से इसने ग्रीन रेगुलेशन में क्या है भाग लिया। ग्रीन रेगुलेशन, ये हाइब्रिड उत्पादन के लिए इसने पूर्ण योगदान लिया, इसने भाग लिया, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं मरुस्थलीय मृदा। ये जो रेगिस्तान वाला जो एरिया जो है, इसमें क्या है मरुस्थलीय मृदा देखने को मिलेगी, ठीक। इस एरिया को मैं मार्क करके बता दूँ, ये वाला जो रेगिस्तान वाला एरिया है, इस एरिया में क्या हमें देखने को मिलती है। अब इसके बाद मृदा कौन सी आएगी, अब हम बताते हैं। एक मृदा और है, फिर इसके बाद चौथी, पांचवी, ये छठी मृदा कौन सी, लवणीय मृदा, ठीक है। लवणीय मृदा अधिकतर तुम्हें वहाँ देखने को मिलेगी जहाँ सिंचाई, जहाँ देखा होगा सिंचाई ज़्यादा की जाती है, जिन क्षेत्रों में सिंचाई ज़्यादा की जाती है तो वहाँ मृदा क्या होता है, एक प्रकार से लवणीय हो जाती है। आपने देखा होगा जैसे कि लवणीय मृदा हो जाएगी और उसमें लवणों की मात्रा क्या हो अधिक हो जाएगी, ठीक है। तो ये मृदा जो है अधिकतर आपने देखा होगा पंजाब हरियाणा के एरियाज में क्या है ग्रीन रेगुलेशन को अपनाया है, इसलिए वहाँ पर क्या है हाईब्रिड की वैरायटी को लगाते हैं अधिक उत्पादन करने के लिए, और क्या है वहाँ सिंचाइयाँ अधिक की जाती हैं खेतों में, क्योंकि हर बार नए नए उत्पादन प्रोडक्ट, वो कृषि प्रोडक्ट को उगाने के लिए क्या है सिंचाई की जाती है, इसलिए वहाँ की जो पंजाब हरियाणा की जो भूमियाँ जो हैं उसमें क्या है हमें लवणीय मृदा देखने को मिलती है। ये पंजाब और हरियाणा के क्षेत्र में इसमें जलोढ़ मृदा के साथ साथ लवणीय मृदा भी देखने को मिलती है, ठीक है। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं, इसके बाद हम बात कर लेते हैं दलदली मृदा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं दलदली मृदा के बारे में। दलदली मृदा, ये मृदा दलदली मृदा आपने देखा होगा जिन क्षेत्रों में पानी का भरा रहने से मृदा क्या होती है एक प्रकार से दलदली हो जाती है। आपने कभी देखा होगा कभी खेतों के आसपास में कहीं ज़्यादा कीचड़ हो तो वहाँ देखा होगा जहाँ पानी भरा रहता है तो वहाँ क्या होता है मृदा क्या होती है दलदली सी हो जाती है, कीचड़ जैसी हो जाती है, जिस मृदा में उस मृदा को हम दलदली मृदा बोलते हैं। ये मृदा अधिकतर तुमने देखा होगा, ये मृदा अधिकतर हमें देखने को मिलती है इस वाले एरियाज में, इस नेपाल और भूटान वाले इस एरियाज में क्या देखने को हमें दलदली मृदा देखने को मिलती है। भारत के इस वाले भाग में हमें ये मृदा देखने को अधिकतर क्या है मिलती है, इस मृदा को देखने के लिए मिलती है। ठीक है, अरे मैंने आपको इसमें लैटराइट मृदा नहीं बताई किस साइड में ना, हाँ लोकेशन में नहीं बताई मैंने, अभी मैं लैटराइट मृदा के बारे में आपको बताता हूँ, इधर की मृदा। लैटराइट मृदा क्या है, जहाँ वर्षा अधिक होती है, लैटराइट मृदा जहाँ वर्षा अधिक होती है उस जगह क्या लैटराइट मृदा देखने को मिलती है। हमें लैटराइट मृदा देखने को मिलती है, इस एरिया में लैटराइट मृदा हो गई हमारी। अब मैंने बात करी दलदली मृदा हमारी ये हो गई। और जिस एरिया में वर्षा कम होती है, जिस एरिया में वर्षा कम होती है उसमें हमें लाल मृदा देखने को मिलती है, लो अक्ष की मात्रा उसमें अधिक होती है, इसलिए वो मृदा लाल मृदा के रूप में क्या है रूप ले लेती है।
ठीक है। इसके बाद जो 8वीं जो मृदा हुई हमारी, वो लाल मृदा हुई। लाल मृदा में लो अक्ष की मात्रा बढ़ जाती है, इसलिए वो मृदा क्या है, लाल कलर में बदल जाती है। आपने देखा होगा इस एरियाज वाले क्षेत्र में क्या है, हमें काली मृदा देखने को मिलती है। अब वर्षा, जहाँ वर्षा कम होती है वहाँ हमें क्या है, लाल मृदा देखने को मिलती है। आपने देखा होगा जब ये जो, मैं एक बात आपको और बताऊं लाल मृदा के बारे में, पहले तो इसको मैं क्या है रफली करूं जिससे आपको सही तरीके से मैं पे समझा सकूं। ठीक है, ये हमारा इंडिया, ये हमारा इंडिया हो गया। ठीक है, ठीक है, ये हमारा इंडिया हो गया। आपने देखा है जब जब ये सागर से क्या है, जब ये पवनें उड़ती हैं, जब ये पवनें उड़ती हैं, जो पानी से भरी जो पवनें उड़ती हैं मानसून के समय, तो यहाँ क्या है हमारा एक प्रकार से क्या है, घाट है, पर्वतीय पश्चिमी घाट है। इस यहाँ पर्वत है, इस पर्वत से क्या है, ये टकरा के इधर इधर को ही क्या बरस जाती है, और इधर छाया वृष्टि होने की वजह से वर्षा क्या है, कम होती है। इस पहाड़ की वजह से इधर क्या है, वर्षा हमारी नहीं हो पाती है। ये पवने की वजह टकरा के सीधी चली जाती हैं या वापस यहीं पर वर्षा कर देती है, या वो जब ऊपर को बढ़ती निकल रहा है एक प्रकार से वे वर्षा इस एरियाज में वर्षा नहीं करा पाती। इस पहाड़ की वजह से इस एरिया में वर्षा नहीं हो पाती, इसलिए जब यहाँ से पवनें उड़ती तो आखिर यहाँ ना वर्षा होके इस वाले एरिया में, और जो यहाँ से जो पवनें उड़ के जाती हैं हमारी, इस ये जो पवनें उड़ के जाती हैं, वो कुछ पवनें इधर से जाती हैं जो क्या है, यहाँ से भी जल को अपने साथ लेते हुए चली जाती हैं, इन सागरों से भी लेते चली जाती हैं, और यहाँ पर क्या है, वर्षा को करा देती हैं। जहाँ पर इस एरियाज में देखने को हमें अधिक वर्षा मिलती है, और इस एरियाज में जहाँ से ये भरी वर्षा की जो पानी की बूंद, जो पवनें होती हैं वो उड़ती हैं मानसून के समय में, जो जून जुलाई के मौसम आता है, वर्षा का मौसम, उसमें जो पवनें उड़ती हैं इस एरियाज में क्या है, हाँ, वर्षा नहीं हो पाती, और इस वर्षा को, इस एरिया को हम छाया वृष्टि एरिया क्षेत्र कहते हैं, क्षेत्र भी कहते हैं। इस एरिया में वर्षा कम होने की वजह से क्या है, यहाँ पर लो अक्ष की मात्रा अधिक होती है, और हमें यहाँ पर लाल मृदा देखने को मिलती है। आपको पता चल गया, मैंने आपके लिए आठों मृदा बता दी। ठीक है, भारत के अंदर 8 मृदाएं पाई जाती हैं। मैं आपको एक बात और बता दूं, भारत के अंदर 8 प्रकार की मृदाएं हमारे ICAR इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च के द्वारा 1963 में 8 प्रकार की मृदा बताई गई। लेटराइट मृदा, काली मृदा, जलोढ़ मृदा, लाल मृदा, और पर्वतीय मृदा, मरुस्थलीय मृदा, दलदली मृदा को हम पीट मृदा भी कहते हैं। ठीक है, जिस क्षेत्र में वर्षा कम होती है, जिस क्षेत्र में वर्षा कम होती है वहाँ हमें लाल मृदा देखने को मिलती है। जिस एरिया में वर्षा अधिक होती है उस एरिया में हमें लेटराइट मृदा देखने को मिलती है। लेटराइट मृदा में पोषक की कमी होती है, पोषक तत्वों की, जिस वहाँ मसाले की खेती अच्छी तरीके से की जा सकती है। ठीक है, और हमने बात करी थी मरुस्थलीय मृदा जो होती है वो रेगिस्तान के क्षेत्र में जहाँ ज़्यादा हवाएं चलती हैं और एक प्रकार से क्या है, सूखी रेत सी मिलती है, वहाँ हमें मरुस्थलीय मृदा देखने को मिलती है। मरुस्थलीय क्षेत्र में मरुस्थलीय मृदा देखने को मिलती है। और जो हमारा ये पर्वतीय वाला क्षेत्र हो गया, इस मृदा को हम, इस पर्वतीय क्षेत्र में जो मृदा पाई जाती है, पर्वतीय मृदा पाई जाती है, इसमें पेड़ पत्ते ये इनसे घिरी हुई जो मृदा जो होती है उससे हम क्या है, कार्बनिक मृदा भी, उससे कार्बनिक मृदा भी बनती है। जिससे अब हम बात कर लेते हैं मृदा। ठीक है, मैं एक आपको मृदा का प्रोफाइल के बारे में भी जब बता देता हूँ,
अब मैंने मृदा के बारे में आपको बता ही दिया, तो एक प्रोफाइल के बारे में बता देता हूँ। मृदा प्रोफाइल, मृदा परिच्छेद का, सोइल प्रोफाइल के बारे में, ठीक है। सोइल प्रोफाइल, जिससे आपको मृदा के बारे में पता चलेगा। मृदा में क्या है, कई परतें होती हैं, जिसको हम एरोजन या संस्तर के नाम पे क्या बांटते हैं। मृदा के अंदर कई, हाँ मैं ही बना देता हूँ इस एरियाज को, हम इसको रबरी कर देते हैं, वी हो गया, सी हो गया। ये जो मृदा है, इस मृदा का जो हमारा जो ऊपरी वाला भाग होता है, अब आपको मैं सोइल मृदा के बारे में, सोइल प्रोफाइल के बारे में, थोड़ी मृदा की परिच्छेदिका के बारे में बता देता हूँ, जिससे कि आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। मृदा में भी क्या है, एक परत परत बाई परत क्या होती है, मृदा का निर्माण होता है। ये जो मृदा जो है, इस मृदा का जो ऊपरी जो मृदा होती है उसे हम ओ एरोजन या ओ संस्तर बोलते हैं, ठीक है। ओ एरोजन, ओरिजन, ठीक है, ओरिजन, ओरिजोन, ओरिजन बोलते हैं, ठीक है। और इसके जो नीचे जो होता है, इसे ए ओरिजन बोलते हैं या ए संस्तर बोलते हैं, ठीक है। और इसके बाद ये आता है ए बी संस्तर, इन दोनों का ए संस्तर और बी संस्तर, ये हमारा बी संस्तर हो गया, ठीक है, बी एरोजन। और बी और ए के बीच में एक संस्तर और होता है, जिसे हम ए और बी बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है सी संस्तर, इसके बाद आता है आर संस्तर, जिसे हम रॉ संस्तर के नाम से भी जानते हैं, या इसे हम पृथक पेरेंट, पृथक एरोजन, पृथक संस्तर भी बोलते हैं, जिसमें बड़े बड़े कंकर देखने को इस परत में क्या मिलते हैं। इस एरिया में क्या है, हमें ये एरिया, ये जो ओ एरोजन देखने को मिलता है, ये हमें पर्वतीय क्षेत्र में, पहाड़ी क्षेत्रों में देखने को ये ओ ओरिजिन मिलता है। इसमें क्या है, पेड़ पत्तों से गिरे, पौधों से, हाँ पौधों से, पेड़ों से जो गिरे पत्ते होते हैं या उनकी टहनियाँ हो गई, वो उनके गिरने से बाद क्या है, एक परत जैसी बन जाती है, मृदा के ऊपर एक परत बन जाती है, जिसे हम कार्बनिक परत बोल सकते हैं, जैसे कि कार्बनिक बन जाती है। यहाँ पर क्या है, एक प्रकार से कचरे गले पत्तों से क्या है बन जाती परत, उस परत को हम ओ ओरिजिन संस्तर बोलते हैं। ये हमें पहाड़ी क्षेत्र में ही मिलती है। इसके बाद आता है हमारा ओ संस्तर, ठीक है, ए संस्तर। ए संस्तर में जब ये संस्तर जो है, ये हमारा कृषि के लिए क्या है, उपयोगी, इसमें पोषक तत्व पाए जाते हैं पूर्ण तरीके से। इसमें ये संस्तर जो होता है, इसमें पोषक तत्वों की मात्रा पूरी तरीके से प्राप्त होती है। ये संस्तर जो कृषि के लिए, हम कृषि करने के लिए के योग्य में है। ये संस्तर, यदि हम कोई फसल, धान गेहूँ जो भी उगाते हैं, तो हम ये संस्तर में क्या है, ये संस्तर में उगाते हैं। ये संस्तर के बाद आता है हमारा बी संस्तर। बी संस्तर जो है, इसमें भी पोषक तत्वों की मात्रा होती है पूर्ण तरीके से, पर जब ये हमारे अब में होता है, ठीक है। अब मैं तुम्हें बताऊँ, यहाँ पर जो ये जो पेड़ पौधे जो होते हैं, ये हमारे जो पौधे जो हो गए, जो हमारे छोटे पौधे होते हैं, वो हमारे ए ओरिजिन, ये संस्तर तक क्या है, अपनी जड़ों को ही पहुँचाते हैं, जिससे कि अपना, और जो बड़े बड़े वाले जो हमारे पेड़ होते हैं, वो पेड़ की जड़ें जो होती हैं, वो हमारे बी संस्तर तक ही जाती हैं। ये हमारे बी संस्तर, वही ए संस्तर, ये हमारा बी संस्तर, सोइल प्रोफाइल का ए संस्तर और बी संस्तर जो है, वो एक प्रकार से क्या है, फसलों के लिए या पेड़ पौधों के लिए बहुत ही उपयोगी है, ठीक है। इसके बाद हमारा सी संस्तर आता है, जिसमें क्या है, एक प्रकार से मोटे मोटे कंकड़ होते हैं इसमें भी। और ये जो पूर्ण तरीके से हमने जो लास्ट वाला संस्तर जो होता है, इसमें क्या है, अधिकतर हमें क्या हो, रॉक से पृथक चट्टानें ही देखने को मिलती हैं, ठीक है। और हाँ, बीस जो सी संस्तर जो होता है, ए संस्तर से जो पदार्थ का इल्यूवेशन होता है, निक्षालन होता है, वो क्या होता है, बी संस्तर में आता है। बी संस्तर में भी इनका, बी संस्तर का भी निक्षालन होता है। वो जो पदार्थ ए और बी संस्तर के जो पदार्थ जो इल्यूवेशन होने के बाद क्या होता है, सी संस्तर में आके रुक जाते हैं। तो उनमें भी क्या है, मोटे मोटे कंकड़ हैं या जो भी कुछ तत्व हैं, वो क्या नीचे की ओर चले जाते हैं, वो सी संस्तर हम बोलते हैं उसको, ठीक है। हमने जान लिया प्रोफाइल के बारे में। सोइल प्रोफाइल को में क्या है, 3 संस्तर में बांटा है, ए संस्तर, बी संस्तर और सी संस्तर, एक होता है ओ संस्तर, ठीक है। तो आज की क्लास हमारी यही हो गई। आज की क्लास को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। आपको समझ में आया हो, अच्छा हो तो वीडियो को शेयर करें और इसमें
समझने की कोशिश करें पूर्ण तरीके से। जैसे मुझसे हुआ वैसे मैंने आपको समझाया, ठीक है। फिर बात, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि मैं आपके लिए और भी ऐसी एग्रीकल्चर के संबंध में या और भी एग्ज़ाम के बारे में जो भी आपके लिए क्लास को अपडेट डालता रहूं, वो आपको उसका नोटिफिकेशन है, आपको वो वीडियो आपके पास पहुंचती रहे, ठीक है। बाय। कल मिलते हैं हम इसी टाइम क्लास में।